भाई एक तरफ मॉनसून की एंट्री तो दूसरी ओर 11 राज्यों में हीट वेव का कहर। चौंकिए नहीं, दरअसल हीट वेव की चपेट पे आने से दिल्ली में पिछले 48 घंटे में 14 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 300 से ज्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। इन हालातों को देखते हुए सरकार ने एडवाइजरीज भी जारी की हैं। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हीट वेव एडवाइजरी में क्या क्या सुझाव दिए गए हैं, इन पर तो बात होगी ही, लेकिन ये हीट वेव का खतरा अभी और कितना बड़ा है, कितने दिनों तक और चलेगा, कब तक इससे राहत मिलेगी, क्या ये पहली मर्तबा है जब इस तरह से हीट वेव की चपेट में लोग आ रहे हैं। और आपने हीट वेव का फिनोमेना इस बार सुर्खियों में बहुत सुना होगा, तो क्या ये नई बात है या इसी तरह की बातें होती रहती हैं, हेडलाइंस ज्यादा बन रही हैं, बहुत सारी चर्चाएं हीट वेव पर हो रही हैं, सोशल मीडिया पे तरह तरह के मीम्स बन रहे हैं, चिंताएं भी जाहिर लोग कर रहे हैं। इसीलिए आज हम इस पर चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। पहले देखें ये रिपोर्ट, मैं लौट रहा हूं मेहमानों के साथ। जून का महीना गुजरने वाला है, लेकिन उत्तर भारत के कई राज्य अभी भी भीषण गर्मी की चपेट में हैं। देश में मॉनसून की एंट्री के बीच मौसम विभाग ने 11 राज्यों में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। खासकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके, ओडिशा, झारखंड, बिहार और जम्मू में ये अलर्ट जारी किए गए हैं। अगर चिलचिलाती गर्मी की बात करें तो 2 दिन पहले यानी 18 जून को उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के करीब 10 इलाकों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार रहा। उत्तर प्रदेश के उरई में तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह इस दिन देश का सर्वाधिक तापमान वाला इलाका रहा, जबकि राजस्थान के श्रीगंगानगर में पारा 46.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ में भी गर्मी और लू ने लोगों को परेशान कर रखा है। रायपुर और राजनांदगांव में तापमान 40 डिग्री के करीब दर्ज हुआ है। प्रशासन ने हीट वेव के खतरे को देखते हुए गर्मी की छुट्टियों को 25 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। वहीं ओडिशा की बात करें तो यहाँ पर राज्य सरकार ने निर्देश दिया है कि गर्मी कम होने पर ही स्कूल खोले जाने के निर्देश दिए जाएंगे। अकेले दिल्ली की बात करें तो यहाँ अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। ये आंकड़े चिंताजनक है, लेकिन सच्चाई यही है कि पिछले 48 घंटे में दिल्ली में हीट स्ट्रोक से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं दिल्ली एनसीआर में पिछले 3 दिनों में हीट वेव की चपेट में आने से 14 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। हीट वेव के खतरे को देखते हुए सरकार भी अलर्ट मोड में है और इसे लेकर एक एडवाइजरी जारी की गई है। सरकार ने अपनी एडवाइजरी में राज्यों से अस्पतालों में राउंड द क्लॉक बिजली देने और अस्पतालों के बाहर छाया के लिए शेड लगाने की बात कही है। साथ ही अस्पतालों में ओआरएस दवाओं के साथ आपातकालीन मामलों में एम्बुलेंस सुविधा को तैयार रखने की भी बात कही गई है। एडवाइजरी में अत्यधिक गर्मी के दौरान सरकारी कार्यक्रमों से बचने की बात भी कही गई है। जो इंडोर कार्यक्रम हो भी रहे हैं, वहां पीने के पानी की पर्याप्त सुविधा और 500 लोगों पर एक ड्रिंकिंग वाटर आउटलेट रखने की बात कही गई है। वहीं गर्मी के दौरान लोगों से पर्याप्त पानी पीने, घर से बाहर निकलने पर सिर और मुंह ढक कर रखने के साथ सनस्क्रीन के इस्तेमाल करने की भी बात कही गई है। हाँ, घर से जब भी बाहर निकले अपने साथ पानी और छाता जरूर रखें। फिलहाल इस दौरान खान पान को लेकर खास अलर्ट रहे। मसालेदार और देर से बना खाना खाने से बचे, बॉडी को हाइड्रेट रखें और पानी वाले फल का खूब सेवन करें। लू लगने की थोड़ी भी आशंका होने पर तत्काल डॉक्टर को दिखाएं। फिलहाल गर्मी और लू से बचना है तो एहतियात ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमानों का पैनल आज हमारे साथ जुड़ चुका है। स्वागत कीजिए जीपी शर्मा साहब का, जो कि प्रेसिडेंट हैं स्काईमेट के। शर्मा सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय राय हमारे साथ हैं, प्रोफेसर हैं, कम्युनिटी मेडिसिन एम्स में कार्यरत। डॉक्टर राय, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर रिद्धिमा खमेसरा, जानी मानी डाइटिशियन हैं। डॉक्टर रिद्धिमा, गुड इवनिंग मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं डॉक्टर राय आपसे करना चाहता हूँ। सर, बड़ी खबरें मिल रही हैं वहाँ से सर, और खबरें अच्छी नहीं हैं। इनफैक्ट केंद्र सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की है हॉस्पिटल्स के लिए कि भाई साहब
आप कम से कम डेटा तो मेंटेन करिए, डेली रिपोर्टिंग करिए। और इस तर्ज पर मैं ये कह सकता हूं कि जो डेटा हमारे सामने है, चाहे वो मरने वालों का आंकड़ा हो या फिर प्रभावित लोगों का, वो कम ही होगा, उससे ज्यादा कहीं डेटा शायद होगा। क्या स्थिति है सर दिल्ली एनसीआर में आसपास, और ये कब तक चलेगा? ये निर्भर करता है कि हीट वेव जो है कब तक है। देखिए, हीट वेव जो है तीन चीज़ों पे रहता है। एक तो मेन टेम्परेचर है। टेम्परेचर इस समय हमेशा 40 के ऊपर है। कहीं भी टेम्परेचर अगर 40 से ऊपर रहता है तो इसका जो है जो हीट रिलेटेड इलनेस है, जिसमें हीट स्ट्रोक उसका एक पार्ट है। गर्मी के दिनों में कई प्रॉब्लम्स होती है जिनको हम एक समूह में रखते हैं, हीट रिलेटेड इलनेस। लेकिन उसका जो एक्सट्रीम पार्ट होता है, जो सब जिसमें सीवियरिटी और डेथ होने की भी संभावना अच्छी खासी रहती है, वह है हीट स्ट्रोक। तो वह उसमें जो सबसे प्रमुख कारण होता है, एक होता है हमारा टेम्परेचर, कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा रहता है, यूजुअली अगर 40 डिग्री से ज़्यादा रहता है। आज दिल्ली में राहत है तो भी टेम्परेचर 42 के आसपास है। दूसरा उसमें जो आता है ह्यूमिडिटी। सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज्यादा होने से जो है थकान ज्यादा आएगी, आपका स्वेटिंग ज्यादा होगी, पसीने ज्यादा आते हैं, तो साल्ट भी कम होता है, डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो हीट रिलेटेड इलनेस जो है उसका जो है प्रभाव आने लगता है। जैसे हीट रिलेटेड इलनेस में हमने जैसे बताया कि आपका जो है हीट एग्जॉस्शन कहते हैं, कि थकान सा महसूस होता है, हमेशा थके थके रहते हैं, बॉडी क्रैम्प हो रहा है। इससे जब थोड़ी सी सीवियर होती है, जिसको हीट इंजरी कहते हैं, कि मल्टी ऑर्गन फेल्योर की तरफ डिहाइड्रेशन हो गया, आपका किडनी फेल्योर में जा रहा है, लिवर फेल्योर में जा रहा है, और उसके बाद जो थर्ड स्टेज आ जाता है हमारा हीट स्ट्रोक आता है, जो कि एक्यूट इमरजेंसी होती है, बहुत ही हाई ग्रेड टेम्परेचर हो जाता है। तो जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो भी खतरा बढ़ जाता है। और तीसरा जो होता है, ओवर जब एक्सरसाइज हम करते हैं तो एग्जॉस्ट ज्यादा हो जाते हैं। तो ये तीनों कारण मिलके जो है, इनमें से कोई एक भी कर सकता है। 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर हो, बहुत देर तक आपका एक्सपोजर हो गया है, तो हीट स्ट्रोक होने के चांसेस रहते हैं। तो दिल्ली में अभी भी थोड़ी राहत है। कल से हम तुलना करें तो आज थोड़ी राहत है, बट ये नहीं कहा जा सकता कि इससे जो है खतरा बिल्कुल खत्म हो गया है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ गई है। तो ओवरऑल उसका इम्पैक्ट वही होगा, इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, जो 45 और 46 डिग्री पे आ रहा था। क्योंकि जब 45-46 डिग्री टेम्परेचर था, उस समय ह्यूमिडिटी कम थी। उस समय सिर्फ टेम्परेचर का ओवर एक्सपोजर होने से जो है खतरा था। अब है टेम्परेचर तो 40 के ऊपर है ही, साथ साथ हमें जो है ह्यूमिडिटी होने से जो है थोड़ी सी इसमें जो है पसीने आने, जो है ज्यादा स्वेटिंग होने लगेगा, और इसलिए बढ़े। तो जो अभी केसेस बढ़े हैं, ये अगर कंट्री का डेटा देखें तो लास्ट 2 इयर्स को छोड़ दें जिसमें थोड़े कम हुए थे, अदरवाइज 1500 से 2000 के आसपास जो है रिपोर्टेड। अनरिपोर्टेड रूरल एरिया में बहुत सी डेथ होती है जो हम रिपोर्ट नहीं कर पाते। तो 1,500 से 2000 कंट्री में अगर हीट रिलेटेड इलनेस से देखें तो हर साल रिपोर्ट होती है इतनी केसेस। जी, एब्सोल्युटली सर। शर्मा सर, सवाल यही है कि ये कितना लंबा अभी ये सीजन और चलेगा, और ये कितना बड़ा खतरा हिंदुस्तान के लिए बन रहा है, खासतौर से नॉर्दर्न रीजन जो है हमारा, दिल्ली एनसीआर और आसपास का, और कब तक पूर्णतः राहत मिल पाएगी सर? जी दीपक, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है इस बार कि ये स्पेल इतना लंबा चला है, जिसमें तापमान चरम सीमा तक रहे हैं, उसके कारण परेशानी बढ़ी है। 12 मई के बाद से दिल्ली का तापमान 40 डिग्री से ऊपर रहा है, लगभग आप देखें तो 39 दिन हो गए। उनमें जो देखिए, दिल्ली का तापमान सामान्यतः 39 डिग्री रहना चाहिए। जब भी तापमान 43 डिग्री क्रॉस करेगा तो वो हीट वेव का संकेत होगा, और ऐसा लगभग 44 डिग्री टेम्परेचर या उससे ज्यादा जो है 16 दिन की अवधि तक तापमान ऐसा रहा है, और उसमें से 7 दिन ऐसे भी रहे हैं जबकि तापमान 45 डिग्री को भी क्रॉस किया है। हालांकि अधिकतम तापमान जो सफदरजंग में था 46.8 डिग्री 29 मई को था, और इस महीने एक बार तापमान 45 डिग्री को भी क्रॉस किया है। तो क्योंकि लंबी अवधि तक ये तापमान
45 डिग्री या 44 डिग्री के आसपास रहे हैं। वो मुख्य कारण रहा है कि इस बार चरम सीमा पर है, तो ये तापमान इस तरह के पहुंच रहे हैं। अब आपने बोला कि शायद कब तक, मैं तो कह रहा हूँ शायद जल्दी राहत मिलने वाली है। आज भी तापमान मुश्किल से 40 डिग्री तक पहुंचा है, क्योंकि 6 बजे के बाद ही जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो आते हैं। और मेरा अनुमान है कि आज 40 डिग्री के आसपास, जबकि कल वही तापमान 43-44 उसके पास था। आज बहुत दिनों बाद तापमान लगभग सामान्य के आसपास 40 डिग्री रिकॉर्ड होने को होगा। चलिए ठीक है सर, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि धीरे धीरे ये अब ठीक ही हो जाएगा। बट कल मैं जो हेल्थ एडवाइजरी पढ़ रहा था और उसमें जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है हॉस्पिटल्स को कि आप एक सेंट्रल रजिस्टर मेंटेन करना है, डेटा आपको डालना है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, ये ठीक है, इस पे एम्फेसिस था। एक और चीज़ जो बोली है कि आप लोकल कंडीशंस को और मौसम विभाग की चेतावनियों के तहत अपनी प्रिपेयर्डनेस करें। मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूं शर्मा सर कि क्या हमारे हॉस्पिटल्स में हमारे जो जहां जहां हीट वेव्स के स्पॉट्स हैं वहां पर क्या मौसम विभाग की चेतावनियों के अनुसार तैयारियां की जाती हैं या नहीं? क्योंकि अगर प्रिपेयर्डनेस होती तो जितनी डेथ्स हमें दिखाई दे रही हैं, जितने प्रभावित हमें दिखाई दे रहे हैं, उतने नहीं दिखने चाहिए थे। जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि शायद ये जो डेथ्स वगैरह हैं, ये एक्सेसिव एक्सपोजर है उन सभी का। हमारे पास ज़रूर एक ऐसी क्लास है, लेबर क्लास है, या ऐसे लोग हैं जो खुले में काम करते हैं, शायद उनके पास बहुत कम ऐसा चारा है कि वो ना करें। तो केवल वही लोग जिनका एक्सटेंडेड एक्सपोजर है इन तापमान में, खुले आसमान के नीचे, धूप में, और वो भी एक्टिविटी करते हुए, कोई काम करते हुए, शायद वो ज्यादा वल्नरेबल हैं इस मामले में, और वो ज्यादा वही लोग होने चाहिए। हालांकि क्योंकि सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सारे अलर्ट तो पहले से दिए हैं, और ऐसा नहीं है कि जानकारी नहीं है, लोगों को जानकारी जरूर है। सरकार की तरफ से भी काफी सुविधाएं दी जा रही हैं, बनाए जा रहे हैं, शेल्टर भी हैं, लेकिन शायद कुछ पॉपुलेशन का कुछ हिस्सा ऐसा है जो इस जो एक्सटेंडेड एक्टिविटी है ओपन में, उससे शायद बच नहीं पाता, और वो इसका शिकार होते हैं। बट उसके लिए कुछ ना कुछ तो प्लान होना चाहिए ना सर। आप ये कह के कि ये लेबर क्लास है और इसलिए ये एक्सपोज हो गए और इसलिए इनकी मौत हो गई, दे आर नॉट द सेकंड क्लास सिटीजन ऑफ कंट्री। वो हम ही लोग हैं, हमारे ही जैसे, हमारे ही बीच के लोग हैं। डॉक्टर राय, एक रीजनल हीट एक्शन प्लान था, उसका क्या हुआ? ये लोग सड़कों पे काम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं सुबह से शाम तक हेडलाइंस बन रही हैं, खबरें बन रही हैं हीट वेव को लेकर, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों को सड़कों पर काम करने दिया जाता है, छुट्टी नहीं दी जाती, इनके लिए कोई एक्शन इंटीग्रेटेड प्लान नहीं बनता है। हमने क्या समझा हुआ है सर इन मजदूरों को हमने कि अगर ये मरते हैं तो मर जाएं? देखिए, जहां तक गवर्नमेंट का सवाल है, तो गवर्नमेंट ने अप्रैल में ही एडवाइजरी जारी की थी। उन्होंने मीटिंग भी बुलाई थी, सारे हॉस्पिटल्स के हेड्स को बुलाया हुआ था एडवाइजरी। उस एडवाइजरी में सिर्फ हॉस्पिटल को ही नहीं, हम जनरल पब्लिक को भी कहते हैं कि ऑथेंटिक सोर्स से जो है आप थोड़ा सा जो है मौसम के बारे में जानकारी लेते रहें। हाँ, उसमें उस एडवाइजरी में ये भी है कि दोपहर को बच्चे अपना थोड़ा सा प्रोग्राम जो है सारे क्लास के लिए, चाहे वो लेबर क्लास हो, अर्ली मॉर्निंग शुरू करें काम। दोपहर के समय जो पीक ये टाइम होता है 12 से 4, ठीक है, टेम्परेचर जो है 4 बजे के बाद भी जाकर देखें तो 5-6 बजे भी 44 और 45 पहुंच जाता है, रहता है। बट यूजुअली हम मान के चलते हैं कि ये पीक होता है जब 44 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर होता है। यूजुअली आप देखें तो उसका पीक टाइम जो है इवन 4 नहीं होता, शाम के 5 बजे के आसपास हो जाता है, क्योंकि इतनी गर्मी रहती है जो करेक्ट सर, जमीन से और इससे गर्मी निकलती है, उससे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। एब्सोल्युटली, और तो सूरज ढलने लगता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। है अब ये एडवाइजरी सर, ये सर, मैम सॉरी मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, मुझे इसलिए थोड़ा सा ये रोष होता है, खेद लगता है अपने आप में कि हमारी जितनी भी हीट एडवाइजरीज हैं वो घूम फिर कर स्टेइंग इंडोर्स तक आकर रुक जाती हैं। अब मजदूर हैं भाई साहब, अब इनके लिए इनके इंडोर्स देखिए ना आप, इनके इंडोर्स में तो इंडोर टेम्परेचर आउटसाइड से ज्यादा होगा। आपने उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की हैं? मुझे लगता है कि पैनल में मेरा जिनकी तरफ मेरा सवाल मुखातिब है,
हमारे तो डोमेन एक्सपर्ट्स तीनों के तीनों आए हुए हैं, लेकिन मेरा सवाल ये प्रशासन से, सरकार से है कि आप किस तरह की नीतियां बना रहे हैं। अब ये 2-4 दिन में बारिशें हो जाएंगी, थोड़ा बहुत नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा, सब भूल जाएंगे, अगले साल फिर यही स्थिति होगी और हम यही देखेंगे कि दिल्ली एनसीआर में लाशें मिल रही हैं, उन लाशों की शिनाख्त नहीं हो पा रही क्योंकि वो मजदूर हैं, वो प्रवासी लोग हैं, वो कहाँ रह रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, किसी को नहीं मालूम है। इसलिए हम इस तरह से लोगों को मरता हुआ नहीं छोड़ सकते, सिर्फ इसलिए कि हमारे पास कोई प्लान नहीं है। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज सीख लें, इस देश में मजदूर भी उतना ही कीमती है, उसकी जान जितनी आपकी हम सब की है, इसलिए उनको इस तरह से सड़कों पर मरता हुआ ना छोड़ें। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रिद्धिमा, अब जैसा कि सर ने बताया भी है कि अब चीज़ें शायद धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाएं, लेकिन इसके बावजूद खाने पीने में कैसा एहतियात ठीक रहेगा डॉक्टर रिद्धिमा? एक्चुअली क्या है, इसमें मुझे लगता है दीपक, हमें 3 स्टेप अप्रोच लेनी चाहिए। पहले तो प्रोएक्टिव स्टेप ये है कि हम धूप में जाएं और अपने आप को हीट स्ट्रोक से बचा सके, तो हम ऐसे खाने इंक्लूड करें जो हमारी इम्यूनिटी को भी टेक केयर कर सके और हमें हीट स्ट्रोक से बचा सके। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ, जैसे खीरा, बहुत महंगा नहीं आता है खीरा, पर ये 95% वाटर है, इसमें विटामिन सी है और एंटीऑक्सीडेंट्स है। स्किन कैंसर जो यूवीए यूवीबी रेज के कारण होता है, खीरा उससे भी बचाता है और हीट स्ट्रोक से भी बचाता है। फिर आप अनार की बात करते हैं, इसमें प्यूनिकाजुलिन एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है, हमारे मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है और हमें हीट स्ट्रोक से बचाता है। वाटरमेलन, तरबूज, जो हम आम तौर पे सुनते हैं, 92% उसके अंदर वाटर है, डाइटरी फाइबर है, ये हमारे स्वेट को, मतलब हमारे पसीने को रेगुलेट करता है। जितनी गर्मी होती है हमारा पसीना और करता है ताकि हमारे शरीर को ठंडक मिल सके, हमारा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट हो सके। पुदीना है, पुदीना के अंदर मेंथॉल होता है, हमारे शरीर में स्पेशल नर्व एंडिंग्स होती है, जब हम पुदीना खाते हैं तो ये मेंथॉल उन नर्व एंडिंग्स को सिग्नल देता है कि हमारा तापमान ठंडा है। हो सकता है बाहर ठंडक नहीं हो, पर हमारा नर्वस सिस्टम उसको एक्सेप्ट करता है जैसे बॉडी टेम्परेचर सब नॉर्मल है। फिर हम पियर्स की बात करते हैं या मस्क मेलन मतलब खरबूजे की बात करते हैं, इनमें नेचुरली डाइटरी फाइबर बहुत होता है। और क्यों भूले, हम आम की बात करते हैं, आम में क्या कुछ नहीं है, आपका विटामिन ए है, आपका विटामिन सी है, B6 है और आपके आयरन, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम भी रिच है। मैंगो स्वीट भी है और इन सब न्यूट्रिएंट से पैक्ड है। अगर हम 3/4 कटोरी रोज की आम खाते तो हम अपनी बहुत सारी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं। ये हमें हीट स्ट्रोक से भी बचाता है। फिर आप बात करें सेलेरी की, सेलेरी में मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन एंड जिंक है, जो अपने आप में पुदीने का, कहते हैं पुदीने का सुपर फूड आ गया, पुदीना और धनिया का सुपर फूड आ गया। ये अगर हम डाइट में इंक्लूड करते हैं तो वो हेल्प करता है। दीपक, मुझे ना आपका एक पॉइंट बहुत टच करा कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम मजदूरों की डेथ को अवॉइड कर सके। मैं आपको एक बहुत देसी सा चीज बता रही हूँ, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे या जिन जगहों पे मजदूर होते हैं, अगर आपके ओनर्स उनको टेक केयर कर सके। 1 चम्मच चीनी, ठीक है, 2 चुटकी नमक है ना, और 1 चुटकी बेकिंग पाउडर। आप 200 से 300 ml पानी पर पर्सन के हिसाब से अगर आप स्टोर करके रख लेते हैं, यानी जितने आपके मजदूर है, ये कोई बहुत एक्सपेंसिव वो नहीं है। सरकार चाहे तो ORS के पैकेट्स भी प्रोवाइड कर सकती है, पर ये देसी ORS है, मतलब होममेड ORS है। अगर हम रोज का, मतलब ये एक मजदूर 2 से 3 ग्लास कंज्यूम कर लेता है पूरे दिन के, तो वो अपना को हीट स्ट्रोक से हेल्प कर सकता है, क्योंकि इनका एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है। सॉल्ट क्या करता है, जब हम हीट में होते हैं हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है, तो स्वेट के कारण हम पानी लूज करते हैं शरीर का, ठीक है, जिसके कारण ऑर्गन्स भी इंपैक्ट आते हैं। सॉल्ट को वाटर रिटेन करने के काम आता है, शुगर हमें देता है, और जो आपका ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा हमारे लिए क्या काम आता है, ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स को एक्टिव रखता है। एब्सोल्युटली मैम, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली कि छोटे छोटे काम किए जा सकते हैं, लेकिन आप सिचुएशन देखिए कि हीट वेव यूनिट्स डेटा साहब ठीक रखें, आप हीट स्ट्रोक के डेटा को आप मेंटेन करें, इलेक्ट्रोलाइट्स ORS वगैरह की व्यवस्था करके रखें। ये सरकार कब एडवाइजरी जारी कर रही है? ये 19 जून को एडवाइजरी जारी होती है। आप सोचिए, जब 100 से ज़्यादा रिपोर्टेड डेथ्स हो जाती हैं, उसके बाद ये एडवाइजरी आ रही है। इससे पहले क्या किया जा रहा था? एडवाइजरीज आती रहती हैं बीच में, ऐसी बात नहीं है, जैसा सर ने बताया भी कि पहले भी आती रही हैं एडवाइजरीज,
लेकिन ये रस्म अदायगी कब तक चलती रहेगी कि आपने एक विभाग ने दूसरे विभाग को चिट्ठी लिख दी साहब, और कल के दिन आपको इतिहास में ये दर्ज कराने के लिए आपके पास कागज हो गए कि साहब हम अपना काम कर रहे थे। साहब आप अपना काम कर रहे थे तो ये लोग सड़कों पर क्यों मर रहे थे? ये जवाब भी आपको देना होगा। बहरहाल यहां पर कोई पॉलिसी मेकर्स नहीं है तो शायद मैं उनसे स्पष्ट बात कर पाता इस पर, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद थोड़ा और बातचीत को सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वो सामान्य बातें जो आपको ध्यान रखनी है, थोड़ा सा पैच और बचा है, याद रखिए ज़्यादा लंबा ये नहीं चलेगा, लेकिन इसको भी हल्के में नहीं लेना है। वो बातें जो ध्यान में रखनी है छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर राय, जैसा आप लोगों का यही सजेशन है कि अब कुछ दिन और, लेकिन जितने भी दिन ये बचे हुए हैं इसमें क्या ध्यान रखना है सर? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर मौत को हम जो प्रिवेंट कर सकते हैं, ये ज्यादातर 100% को तो नहीं किया जा सकता है, बट ज्यादातर मौत को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो पहला है हीट स्ट्रोक से बचे, और हीट स्ट्रोक हो जाए तो क्या करें? तो फर्स्ट जो है उससे बचाव का जो है तो स्टे हाइड्रेटेड हम फर्स्ट कहते हैं कि खूब पानी पीते रहें। ये नहीं कि जब आपको प्यास लगे तभी हो कि प्यास, हमेशा पानी पीते रहें, पानी की कमी कभी शरीर में न होने पाए। अवॉइड करें बाहर निकलने पे जब एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी अगर निकलना जरूरी है, जैसा हम अभी चर्चा कर रहे थे, तो थोड़ा शेड में रहें, छाता का उपयोग करें, कान और सर को ढक के रखें, ये करें। हमेशा एक पानी का बोतल अपने साथ लेके चलें। तो ये सब छोटे छोटे सीजनल फ्रूट की बात की हमने कि सीजनल फ्रूट जो है वाटरमेलन जैसे तरबूज, खरबूज, ये सबको जो है प्रचुर मात्रा में लेते रहे। ये हाइड्रेशन भी मेंटेन करता है, बाकी जो मिनरल्स एंड फाइबर्स देता है वो अलग है, कवर्ड रहे। और तीसरा जो है ये एडवाइजरी में भी है गवर्नमेंट के, और बहुत पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी गई थी हीट वेव आने से पहले ही, वह है कि आप सुनते रहें कि ऑथेंटिक सोर्स को देखते रहें। जी जी, ये कुछ चीजें हैं कि बिल्कुल नहीं करना है कि जो कि 12 से 4 के बीच में जितना हो सके अवॉइड करें। अपना प्लान अगर है भी तो कुछ पहले कर लें, बाद में कर दें। कोई भी इस टाइप की जो है बहुत थकान वाली एक्टिविटी उस समय न करें। लेकिन अगर फिर भी एक्सपोजर हो जाता है, हीट स्ट्रोक जिसमें टेम्परेचर जो है कंट्रोल में रहता है, थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, 104 106 डिग्री फ़ारेनहाइट चल जाता है, और वो आधे घंटे के अंदर भी हो सकता है। बिल्कुल। कोई भी जैसे पैरास्टामॉल हम देते हैं, कोई इम्पैक्ट नहीं आता, शरीर को तुरंत ठंडा करना पड़ता है। जो एक एडवाइजरी हॉस्पिटल्स के लिए जारी की गई थी, यही थी कि हर हॉस्पिटल में तुरंत ठंडा करने की व्यवस्था, कूलिंग मैकेनिज्म होना चाहिए। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि ये सारी चीजें पहले भी इस पर एक मर्तबा इस तरह के सीजन आने से पहले एक स्ट्रिक्टली एक चेक हो जाना चाहिए कि ये सारी चीजें इन प्लेस हैं हॉस्पिटल्स में या नहीं। बहरहाल शर्मा सर, कुछ अनयूजुअल देखा आपने इस बार जो अब आगे के लिए हमें सीख दे रहा है, या मौसम में परिवर्तन की कोई ट्रैजेक्टरी सजेस्ट कर रहा है? संक्षेप में सर। देखिए, इस बार मौसम का ये एक्सट्रीम हीट जो है, जैसे मैंने पहले भी कहा, बहुत लंबे समय तक चली। आफ्टर ऑल मौसम है, ऐसा अंदाज भी था, ऐसा अनुमान भी था पहले। तो दो रीजन रहे इसके बारे में, क्योंकि एक बार तो इस बार तो मानसून की चाल उस तरह की नहीं रही जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो डिजायर्ड होती है। बढ़ ही नहीं रहा है आगे मानसून, चाहे आपके ऊपर मानसून आए या नहीं, उसके अगल बगल में भी आ जाता तो उसका इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। दूसरा, इस बार वर्षा बहुत ही कम, दिल्ली में तो कहाँ वर्षा हुई है? पिछले आप 3-4 हफ्ते की बात करें तो बरसात हुई ही नहीं है। नॉर्मली जब भी हीट वेव होती है तो एक्यूमुलेटेड हीट के कारण कुछ ना कुछ बरसात, थंडरस्टॉर्म होता है। कल रात को डस्टस्टॉर्म जरूर आया, पर उसको बारिश इतनी नहीं आई जिससे कि हमें थोड़ी राहत मिल सके। पर हाँ, आने वाले दिनों में इसी सप्ताह, एक सप्ताह के अंदर अंदर ही अभी परिस्थितियां बदल जाएंगी, वर्षा भी होगी, तापमान भी कम हो जाएंगे। जून के अंदर अंदर ही, जून खत्म होते होते ही ये सब परिस्थितियां बनेंगी, दिल्ली के लिए भी और दिल्ली के उत्तर एब्सोल्युटली सर।
यानी कि हीट वेव का ये जो पूरा सीजन है ये अगले साल फिर लौटेगा, लेकिन क्या हमने उससे सीख ली, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। डॉक्टर रिद्धिमा के पास मैं नहीं आ पा रहा हूँ, क्षमा उनसे चाहूंगा, लेकिन फर्स्ट हाफ में जिन्होंने इंपॉर्टेंट एडवाइजरी दी हैं उसका हमारे दर्शक ख्याल रखेंगे, ऐसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा सर, डॉक्टर राय, डॉक्टर रिद्धिमा, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।